वक्फ कानून जो 1995 में बना था, उसके बाद इसमें जो तरमीम की गई थी 2013 में, अब उसी 1995 के कानून में तरमीम करने के लिए जो मौजूदा हुकूमत है, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की हुकूमत है, नाम तो इसका नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की हुकूमत है, लेकिन ये हकीकी माना में, सही माना में इसको जो है बीजेपी की हुकूमत कहना चाहिए, और बीजेपी से ज़्यादा इसको मोदी की हुकूमत कहना चाहिए। उसने एक बिल ले आया है, गुज़िश्ता जो बजट सेशन का पहला जो हिस्सा ख़त्म हुआ है, ये मुतनाज़ा बिल ले आया है वक्फ के तरमीम के लिए, वक्फ की बहबूद के नाम पर, वक्फ के इंतज़ामात को बेहतर करने के नाम पर। लेकिन इस बिल पर ज़बरदस्त तरीके से जब एहतजाज हुआ, पार्लियामेंट में एहतजाज हुआ, तो हुकूमत को पहली मरतबा झुकना पड़ा और इस बिल को जो है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के हवाले किया गया। इस पर जो है बहुत लोग, कम्युनिटी की तरफ से बहुत लोग काम कर रहे हैं, और जो बताया गया है कि ये जो बिल जो है वक्फ के इमलाक के लिए एक सिम कातिल की हैसियत रखता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़फ़र महमूद साहब, जो सच्चर कमेटी में OSD थे, और जो सच्चर कमेटी की जो सिफारिशात है उसमें जो है इनका बड़ा जो है अमल दखल है, उसकी रिपोर्ट की तैयारी में भी बड़ा अमल दखल है, और ख़ास तौर से इनका जो मैदान कार है वो वक्फ भी है। और वक्फ के हवाले से उन्होंने एक बहुत अच्छी रिकमेंडेशन जो पेश की थी कि वक्फ कैडर बनाया जाए ताकि वक्फ के इंतज़ामात अच्छे हो। और अब ये जो बिल है, जो 40 सफ़ा पर मुश्तमिल बिल है, ये अचानक तो नहीं लाया गया, इसकी एक टाइमिंग थी, बहुत पहले से इसको तैयार किया जा रहा था। इस पर हम आइए उनसे बात करते हैं कि इस बिल में ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसे कौन से नुकात है जो वक्फ के मंशा को और वक्फ की जायदादों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। डॉक्टर ज़फ़र महमूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। ये बताइए कि ये जो बिल आया है जो 40 सफ़ात पर मुश्तमिल है, इसमें ऐसे कौन कौन से नुकात है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, और इसके पीछे क्या रीजनिंग क्या है, हुकूमत की रीजनिंग क्या है कि भाई बिल जब भी लाया जाता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ एक माकूल वजह बताई जाती है कि हम ये कानून में इस वजह से तब्दीली कर रहे हैं, इसलिए उसको बदलना चाह रहे हैं कि बेहतर हो। पहली बात तो मैं आप सीधी मोटी मोटी बात ये सुन लीजिए मुझसे कि ये वक्फ बिल जो है 2024 का, वो अमली बेज़ाब्तगियों का शिकार है और आईनी खिलाफ वर्जियों, पसमानदा अक़दामात, गैर मंतिकी बातों, गैर जवाज़ों और पेशगी तसव्वुरात से भरा हुआ है। अब ये कुछ लोग पेशगी तसव्वुरात से क्या, ये कुछ लोग, तो हिंदी में बताता हूँ, प्रक्रियागत अनियमितताओं से पीड़ित है और ये संवैधानिक उल्लंघनों, प्रतिगामी कदमों, तरकहीनताओं, अनुचितताओं और पूर्वाग्रहों से भरा हुआ है। अंग्रेजी में ये जो है वक्फ बिल दिस सफर्स फ्रॉम प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस, retrograde steps, irrationalities, non-justifications, and preconceived notions. This is the minimum that can be said. Because of that, the whole bill must be returned to the ministry with the directions that this bill should not be presented to parliament. सीधी सी बात है, और उस वापस लिया जाए 100%, इसमें कहीं कुछ अच्छा है ही नहीं, सब बुरा ही बुरा है और काफ़ी जगह बदनीयती भी दिख रही है। तो आपने जो पॉइंट बाय पॉइंट जो बातें कही थी उसको जरा आप बताते जाइए, जो पॉइंट बाय पॉइंट जो बातें कही। पहली चीज़ तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25, 26, 29 इससे वायलेट हो रहा है। 26 और 29 में ये लिखा हुआ है कि हर मजहबी तबके को ये हक होगा कि वो अपनी सकाफत यानी अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए और कंजर्व करने के लिए जो जो इक़दामात चाहे वो करे, और उसके लिए उसके पास अगर उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं या उसने एक्वायर की हैं या उसको पीछे से मिली हैं, तो उन प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करने का हक भी सिर्फ उन्हीं का है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन हो गई। उसके अलावा भी 1883 का भी एक एक्ट है जिसमें भी ये लिखा हुआ है कि मुल्क, और वो अभी तक चालू है, कि वो हर मज़हब के मानने वाले लोग अपनी जो मजहबी इमलाक हैं उनका, अपनी प्रॉपर्टीज़, उनका मैनेजमेंट वो खुद करेंगे। उसको मद्देनज़र रखते हुए जो वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर एक्ट है
उस एक्ट में ये लिखा हुआ है कि उसके जो ट्रस्टीज होंगे वो वाराणसी के कलेक्टर और कमिश्नर और 5 सेक्रेटरीज ऑफ द प्रिंसिपल सेक्रेटरीज ऑफ द यूपी गवर्नमेंट। उसके नीचे बहुत जली हरूफ में मोटा मोटा लिखा है कि इनमें से अगर कोई हिंदू नहीं होगा तो वो नहीं हो सकता, तो जो उसका सबऑर्डिनेट है जो हिंदू होगा वो होगा, ये लिखा है। उसी तरह से आंध्र प्रदेश का एक्ट, कर्नाटक का एक्ट, केरला का एक्ट, उड़ीसा का एक्ट, तमाम सब एक्ट्स हैं 50-50 साल 100 साल से चले आ रहे हैं। हर एक में लिखा हुआ है कि हर हिंदू प्रतिष्ठान को मैनेज करने वाला सिर्फ हिंदू होगा, अगर वो हिंदू नहीं है तो नहीं हो सकता। अब ये तो मुल्क का कानून है और ये तमाम सा कवानीन है। अब ये क्या कर रहे हैं, अभी तक जो है वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल में मिनिस्टर तो एक्स ऑफिशियो होता है, मिनिस्टर के अलावा सबको मुसलमान होना था। जो स्टेट वक्फ बोर्ड्स हैं उसमें चेयरमैन और सारे मेंबर सबको मुसलमान होना था, और सीईओ को भी हमेशा मुसलमान होना था। ये एक्ट में हमेशा से लिखा हुआ है। अब ये सब बदल रहे हैं वक्फ बोर्ड, ये वक्फ जो बिल ला रहे हैं अभी 2024 का लाए हैं, उसमें ये कह रहे हैं कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में कम से कम 2 नॉन मुस्लिम्स का होना जरूरी। ये पहली बार इस्तिलाह यहाँ लेके आए हैं, टर्मिनोलॉजी, नई टर्मिनोलॉजी को आज तक आज़ाद हिंदुस्तान में या उसके पहले भी कहीं इस्तेमाल नहीं हुई। नॉन मुस्लिम्स यानी कि मुसलमानों की प्रॉपर्टीज जो उनका अपना हक है, रिलीजियस प्रॉपर्टीज, उसको मैनेज करने के लिए ज़रूरी है कि नॉन मुस्लिम 2 कम से कम आए। तो वो तो कंपलसरी हो गया, रिजर्व हो गई सीट नॉन मुस्लिम्स के लिए, यानी कि मुसलमान उस पर आ ही नहीं सकता। और दूसरा बात जो उन्होंने उसमें जोड़ दी कि अब 23, अब पहले था कि ये 11 मेंबर, 14 मेंबर होंगे, 13 मेंबर होंगे सेंट्रल वक्फ काउंसिल के, उसको बढ़ा के अब 23 कर दिया। उन 23 में से कम 13 जो हैं वो गैर मुस्लिम हो सकते हैं। 2 का तो होना कंपलसरी है, लेकिन सिर्फ 10 जो हैं उनका मुसलमान होना जरूरी है, 13 का होना जरूरी है। मीन्स कि 13 नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, तो मेजॉरिटी ही भी नॉन मुस्लिम की हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, स्टेट वक्फ बोर्ड्स हैं, उसमें तो उन्होंने क्लियरली लिख दिया है कि उसमें भी 2 कम से कम नॉन मुस्लिम होना जरूरी है, और 11 में से 7 तक नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। और सीईओ जो होता है, जो एक्चुअली काम करता है, उसके लिए भी ये लिख दिया कि उसका कोई मुसलमान होना जरूरी नहीं है, बल्कि ये भी लिख दिया, सच्चर कमेटी के बाद अमेंडमेंट हुआ था 2013 में, उसमें था कि डिप्टी सेक्रेटरी लेवल तक का ऑफिसर हो, स्टेट गवर्नमेंट की डिप्टी सेक्रेटरी, उसको बढ़ा के ज्वाइंट सेक्रेटरी कर दिया। डिप्टी सेक्रेटरी के ऊपर होता है डायरेक्टर, उसके ऊपर ज्वाइंट सेक्रेटरी। अब मुसलमान वैसे ही नहीं है, सर्विसेज में बहुत कम है, तो वो और डिफिकल्ट बनाने के लिए यहाँ मुसलमान मिले ही नहीं। जबकि पहले ये लिखा हुआ था कि अगर मुसलमान नहीं है तो डिपुटेशन पे ले लो, वो सब खत्म कर दो। तो ये is unconstitutional violation of the constitution, and to a large extent it is mischievous also। आप जानबूझ के मुसलमान को परेशान करने के लिए, उनके प्रॉपर्टीज जो है उनके ऊपर कब्जा करने के लिए जबरदस्ती क्यों आप ये सब नए प्रोविजन लेकर के आ रहे हैं? बहुत सीधी सी बात है। जबकि जो आर्टिकल 13(1) है, 13(2) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसमें साफ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऐसा कोई भी कानून, पार्लियामेंट ऐसा कोई भी कानून पास नहीं कर सकती जिससे किसी का फंडामेंटल राइट ख़त्म हो रहा हो। यहाँ फंडामेंटल राइट नंबर 25, 15, 26, 29 सब वायलेट हो रहे हैं। बहुत सीधा सा केस है कि ये पूरा का पूरा बिल वापस कर दिया चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए। अच्छा, आपने जो सब पूरे जो है इसके जो है हर एक प्रोविजन पर जो है तो वो तैयार किया है, तो ये बताइए कि जो बिल का आपने मुताला किया बहुत ही यानी खुर्दबीनी अंदाज से खुर्दबीन लगा कर किया है, तो उसमें कितने रीजंस दिए गए हैं कि ये दफ़ा हमको इस वजह से तब्दील करना है, ये दफ़ा इस वजह से तब्दील करना है, और क्या क्या प्रोसीजर को इन्होंने फॉलो किया? बिल लाने से पहले जो एक ज़ाब्ते अमल होता है पार्लियामेंट का भी, और जो है कोई इन्होंने फॉलो नहीं किया। देखिए ऐसा है, कोई रीजन मैं बता रहा हूँ आपको, होता ये है कि जैसे जो 2013 का बिल पास हुआ था, एक्ट बन गया था, उसके पहले जस्टिस सच्चर कमेटी और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो 1996 से 2006 तक चली, 10 साल तक,
उन दोनों ने मुल्क भर के दौरे किए, डिफरेंट स्टेट्स के 70 कमिटीज खुद 13 स्टेट्स में गई और वहाँ के स्टेट के सब बोर्डों से, उनके मेंबरों से, सीईओ से सबसे मुलाकातें की और जो मिनिस्टर्स कंसर्न हैं उनसे और चीफ मिनिस्टर से मुलाकातें हुई। जितने स्टेक होल्डर्स हैं, मुतवल्लियों से मुलाकातें अलग की, जितने स्टेक होल्डर्स से सबसे मुलाकात करके उसके अलावा पूरे मुल्क में कम से कम 25 ज़बानों में एडवर्टीजमेंट दिए, आधे क्वार्टर पेज के बड़े बड़े, कि आप अपनी राय बताइए हमको। आप उसके जवाब में हज़ारों रिस्पॉन्सेज आए। उन सबको कोलेट करने के लिए 29 वो कंसल्टेंट्स अपॉइंट किए गए। उन सब ने बैठ कर के सारा काम किया। जब वो चीज़ तैयार हो गई, सब वक्त बोर्डों से इंफॉर्मेशन मांगी, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जब वो सब डेटा आ गया उसकी बेसिस के ऊपर रिकमेंडेशन किए, उसकी बेसिस के ऊपर बिल तैयार हुआ 2013 का। उसी तरह से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी पूरी मुल्क गिर लेवल के ऊपर सब डेटा कलेक्ट किया, सब हर जगह गई तो उसने रिपोर्ट दी और उसने उसकी बेसिस के, इन दो बेसिस के ऊपर वक्फ बिल 2013 बना। अब क्या हुआ? ना इन्होंने कोई एडवर्टीजमेंट दिया किसी अखबार में, ना किसी से कोई बताया कि हम ये करने जा रहे हैं, आपकी इसके ऊपर क्या राय है। ना इन्होंने ऑल द 29 स्टेट वक्फ को लिखा, ना उनके जवाबात को कोलेट किया, ना उसका कोई चार्ट बनाया, ना ये बताया सेंट्रल वक्फ काउंसिल की मीटिंग कब हुई जिसमें कि कुछ तय हुआ हो इसके ऊपर। उसके कोई मिनट्स कहीं भी नहीं है। मुतवल्लियों से नहीं कुछ पूछा। जो मुस्लिम संस्थाएं हैं, बहुत बड़ी तादाद में तंजीमें हैं मुसलमानों की, जमात इस्लामी है, जमीयतुल उलमा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन एट नेशनल लेवल, उनसे बाकायदा लिख करके पूछना था कि ये मुद्दे हैं, इनके ऊपर आपकी क्या राय है। वो नहीं किया। तो जो होमवर्क करने की ज़रूरत थी वो तो कुछ किया नहीं। लेकिन सिर्फ 4 लफ्ज लिख दिए स्टेटमेंट ऑफ रीजंस में बिल पेश करते वक्त कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। अब किस बुनियाद के ऊपर ऑब्जर्व हुआ है ये कुछ कैसा पब्लिक डोमेन में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये अगर कुछ बताते हैं तो उसका इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। आखिरी सवाल मेरा ये है, बहुत ही मुख्तसर। 120 पिटीशन जो है, यानी मुल्क के जो वज़ीर दाखिला है उन्होंने कहा कि 120 पिटीशन दाखिल है वक्फ के ख़िलाफ़ जो है मुख्तलिफ़ अदालतों में। एक मेन पिटीशन भी जो है उसके वैलिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है। अलावा जी जो है 20 दिसंबर में 9 दिसंबर को गालिबन बीजेपी के एक रुकन पार्लियामान ने जो है प्राइवेट बिल जो है ले आया और वो इत्तेफाक से इंट्रोड्यूस भी हो गया। ऐसे वक्त में अपॉर्चुन टाइम में लेकर आया गया जिस वक्त जो है बहुत से अपोजिशन मेंबर नहीं थे नमाज की वजह से, फ्राइडे की वजह से। तो उस वक्त मुसलमान अलर्ट नहीं हुए कि ये हुकूमत क्या कर सकती है। जिस तरह का इसका रविश रही है, पूरा 10 साल में जो रविश रही है, तो कमेटी क्यों नहीं जागी? इन्होंने जो लाया कि जब दबाव में आई है हुकूमत, दबाव में आई, यानी दूसरे हवाले से अपोजिशन की तरफ से जब दबाव बढ़ने लगा तो वो दबाव कम करने के लिए इन्होंने ये बिल लेकर आया अचानक जो है। हाँ, नहीं देखिए ऐसा है, ये तो उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे तो ये कि पिटीशन अगर कहीं कोई दाखिल हुई है कोर्ट ऑफ लॉ में तो वो तो कोर्ट ऑफ लॉ तय करेगी, है ना। जाहिर है वो सब मौका देगी और उसके बाद तय करेगी जैसा चाहेगी। उसके फिर आगे अपील के रास्ते खुले हुए हैं। प्राइवेट मेंबर बिल जो है, चूंकि अब गवर्नमेंट का ही बिल आ गया, लिहाजा उसकी कोई न उसके ऊपर कहीं कोई इन्फॉर्म वो मांगी गए, रद्द अमल मांगा गया कहीं से, तो उस वजह से अननेसेसरी, हाँ वो नहीं, हाँ और क्या, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं। लेकिन ये कि अननेसेसरीली अपने क्यों पाख डालें। जो जब स्पेसिफिक बात सामने आ गई कि वो ऐसा करना चाह रहे हैं तो फिर कम्युनिटी अपना फ़र्ज अदा कर रही है। और ख़ाली कम्युनिटी नहीं, मुल्क के जितने समझदार लोग हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के, मुख्तलिफ मज़हब के मानने वाले लोग बहुत बड़ी तादाद में, उनको बहुत गुस्सा है और बहुत नाराज़ हैं कि बिल्कुल गलत बेजा मुदाखलत हो रही है इन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ए गिवन कम्युनिटी। यानी नटशल में ये क्या कहेंगे आप, ये जो बिल है ये कितने खतरनाक मुज़मरात का हामिल है, इम्प्लिकेशन का? नहीं तो 100% सिर्फ खतरा ही खतरा है। खतरा क्या, वो खतरे ज़्यादा इसको मैं शरारत कहूँगा और पॉलिटिकल एजेंडा लगता है कि जो है वो आप
یعنی کہ میں نے آپ کو بتا دیا 2013 کا امینڈمنٹ کس طرح ہوا تھا، کتنی محنت ہوئی تھی، وہ سب ختم کر کے اور بغیر کچھ نئی انفارمیشن گیدر کیے ہوئے ملک گیر پورا سب رائے لیے ہوئے، جو اسٹیک ہولڈرس ہیں سب سے پوچھنا پاچھنا، اس کا ریکارڈ بنانا، چارٹ تیار کرنا، کچھ بھی نہیں کیا، اور اس کی بیسس کے اوپر یہ تو آئی ایم شیور کہ جو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس میں بڑے اچھے لوگ ہیں، ہاں شاید وہیں پر ریجیکٹ ہو جانا چاہیے غالباً۔ بہت شکریہ سالہ سے بات کرنے کے لیے ظفر محمود۔ یہ تھے ڈاکٹر ظفر محمود صاحب جو سچر کمیٹی کے OSD یعنی آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی رہے ہیں، اور زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور ملی سرگرمیوں میں پیش رہتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ بل جو ہے سراسر جو ہے آئین کی خلاف ورزی ہے، اور اس کو پولیٹیکل ایجنڈے سے بھی وہ تعبیر کرتے ہیں۔ کیمرہ مین ذیشان راہی کے ساتھ میں عبدالباری مسعود، نئی دہلی۔